मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की इतिहास का प्रथम अध्याय भारत के वैभवपूर्ण अतीत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास का एक अर्थ होता है ऐसा ही था, और इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इसका अर्थ होता है गुजरी हुई बातें, गुजरी हुई बातें या बीती हुई बातें जो प्रामाणिक हो। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक अध्ययन, इसकी परिभाषा है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। मानव के द्वारा प्राचीन काल में जितने भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रियाकलाप किए गए वो सब इतिहास कहलाए। उन्हें इतिहास कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हमारे भारत के इतिहास के जनक है महर्षि वेदव्यास, और राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक, और भारत के इतिहास के जनक वेदव्यास, और ये विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये तो इतिहास का अर्थ और परिभाषा के बारे में मैंने बताया, इतिहास के जनक के बारे में आपको बताया। अब हम इस अध्याय में सबसे पहले इतिहास को जानने के जो स्रोत है उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी प्राचीन काल की घटनाओं की जानकारी हमको कैसे मिलती है, उनके स्रोत क्या है, साधन क्या है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इतिहास को जानने के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। इतिहास को जानने के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। इतिहास को जानने के स्रोत, इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है लिखी हुई जानकारी। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है लिखी हुई जानकारी। अब सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत का अर्थ समझ में आ गया, लिखी हुई जानकारी। अब साहित्यिक स्रोत को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है धार्मिक साहित्य, नंबर 2 में धर्मेतर साहित्य, और नंबर 3 है वंशावली। साहित्यिक स्रोतों को, इतिहास स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के फिर 3 भाग है। नंबर 1 धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, वंशावली। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है जिनमें धर्म संबंधी बात लिखी गई हो।
धर्म संबंधी बातें लिखी गई हो उनको धार्मिक साहित्य कहते हैं। अब धार्मिक साहित्य के भी फिर 3 भाग है। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य, नंबर 2 बौद्ध साहित्य और नंबर 3 जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले है वेद। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। वेदों से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। वेदांग शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त। वेदांग शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त। इसके बाद फिर है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है। फिर ब्राह्मण साहित्य में और भी है, संहिता आदि इनके बारे में है। और वेदों के बाद में है वेदांग साहित्य, शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त। उपनिषद 108 है। उनके बाद पुराण, पुराणों की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र अर्गश्रवा को माना गया है। पुराणों की विषय वस्तु है, पुराणों की विषय वस्तु के बारे में बता दूं मैं आपको। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। दोबारा एक बार बता दूं मैं पुराणों के बारे में। पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, संख्या 18 है। पुराणों के लेखक है लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रश्रवा। पुराणों की विषय वस्तु यानी पुराणों में किन किन बातों के बारे में लिखा गया है, तो सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। और वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग 6 है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी एकांत में चिंतन मनन करके गुरु के समीप जो बातें सीखी गई उनको उपनिषद कहा गया। आरण्यक जो वनों में जिनके बारे में गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई उन्हें आरण्यक साहित्य कहा गया। तो इस प्रकार से ये हो गया ब्राह्मण साहित्य के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। मैं आपको बौद्ध साहित्य के बारे में बता दूं। बौद्ध साहित्य, ये 4 नंबर में क्वेश्चन भी है कि इतिहास लेखन में बौद्ध साहित्य का क्या योगदान है। बौद्ध साहित्य तो सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरी, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के मरने के बाद में उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा और वही त्रिपिटक कहलाए। इनमें नंबर 1 है विनय पिटक, सुख पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा जातक कथाएं हैं 549 जातक कथा।
इनकी संख्या है 549। इनमें महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जातक कथाओं में। इसके अलावा अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र में महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में है। और इसके अलावा दीपवंश, महावंश, पाली भाषा के मिलिंदपन में राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वर्णन है। मिलिंदपन ये भी है, बुद्ध चरित्र है। दीपवंश और महावंश, इन सब से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। मंजूश्री कल्प और सूर्य अलंकार आदि बौद्ध ग्रंथों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और देश विदेशों के इतिहास की भी हमको जानकारी मिलती है। तो इतिहास लेखन में बौद्ध साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य के बारे में आपको बता दूं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को प्राचीन जो जैन साहित्य है को आगम कहा जाता है। प्राचीन जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और इसके बाद में संस्कृत भाषा में भी अनेक जैन साहित्यों की रचना हुई, जैसे कि भद्रबाहु चरित्र, इसके अलावा कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, आरोग्य सूत्र, आचरांग सूत्र आदि। इन सब से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन में राजाओं तथा जैन मुनियों के बीच वार्तालाप का वर्णन है। जैन मुनियों तथा राजाओं के बीच वार्तालाप का वर्णन है। भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य और बौद्ध जैन भिक्षु भद्रबाहु के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसी प्रकार कलसूत्र भगवत सूत्र में जैन धर्म के बारे में जानकारी दी गई है, जिनसे हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये धार्मिक साहित्य के बारे में अपन ने पढ़ा। अब मैं आपको धर्मेतर साहित्य के बारे में बता दूं। धर्मेतर साहित्य का मतलब है ऐसा साहित्य जिसमें धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों के बारे में लिखा गया, उसे धर्मेतर साहित्य कहते हैं। धर्मेतर साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक साहित्य,
नंबर 1। धर्मेतर साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य, नंबर 3 क्षेत्रीय साहित्य, और नंबर 4 है विदेशी साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य, इतिहास की घटनाओं का जिनमें वर्णन हो और इतिवृत्त, आख्यान आदि जो होते हैं वो ऐतिहासिक साहित्य कहलाते हैं। इसमें है जैसे कल्याण की राज तरंगिणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, आदि, ये सभी ऐतिहासिक साहित्य है। विशुद्ध साहित्य में सोमदेव का कथा सरित सागर, पाणिनि की अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, पंडित विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ इनको आप नोट भी करते रहे। तो ऐतिहासिक साहित्य में है कल्याण की राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर का इतिहास है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित। विशुद्ध साहित्य में है सोमदेव का कथा सरित सागर, पाणिनि की अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, पंडित विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। अब क्षेत्रीय साहित्य जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई। क्षेत्रीय साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य है तमिल साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? तमिल साहित्य। तमिल साहित्य के प्रणेता थे क्षेत्रीय साहित्य के महर्षि अगस्त्य। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राचीन तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य भी कहा जाता है। इनसे चोल वंश के राजाओं आदि के बारे में जानकारी मिलती है और दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसके बाद और क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे कि जो जानकारी मिलती है उनमें चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नैणसीरी ख्यात पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध। और इसके अलावा बांकीदासरी ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि। राजा महाराजाओं के जो दरबारी होते थे वो अपने राजा की ख्याति प्रसिद्धि लिखते थे, उसको ख्यात कहा जाता था। तो ये क्षेत्रीय साहित्य जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए थे। सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, ये भी एक क्षेत्रीय साहित्य है। तो इस प्रकार से एक बार दोबारा और बता दूं मैं आपको, धर्मेतर साहित्य किसे
कहते हैं ऐसा साहित्य जिसमें धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों के बारे में लिखा गया हो उसे धर्मेत्तर साहित्य कहते हैं। धर्मेत्तर साहित्य के 4 भाग हैं। ऐतिहासिक साहित्य जिसमें इतिहास संबंधी बातें लिखी गई हो, जैसे कि जिनमें इतिवृत्त घटनाएं आदि, इनमें कलन की रात तरंगणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित आदि। विशुद्ध साहित्य में सोमदेव का कथा सरित सागर, पाणिनि की अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, पंडित विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। क्षेत्रीय साहित्य ये क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए। सबसे पहले तमिल भाषा में साहित्य लिखा गया। इसके प्रणेता महर्षि अगस्त को माना जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। इनमें है क्षेत्रीय साहित्य में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नैणसिरी ख्यात, पदम नाम का कानड़देव प्रबंध, बांकीदासरी ख्यात और सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर आदि। अब विदेशी साहित्य। भारतीय इतिहास को जानने में विदेशी साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। समय समय पर हमारे देश में अनेक विदेशी यात्री, दार्शनिक भारत की यात्रा करने के लिए आए विद्यार्थी, और उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी। तो अब मैं आपको विदेशी साहित्य के बारे में समझा दूं। विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य जो विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए उस साहित्य को विदेशी साहित्य कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम यूनानी साहित्य लेते हैं। यूनानी साहित्य जो यूनानी लेखकों के द्वारा लिखी गई, इनमें हेरोडोटस, टॉलमी, एरिस्टो, यूलस और मेगास्थनीज आदि प्रमुख हैं। टोलेमी की भूगोल से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। हेरोडोटस से इतिहास का जनक कहा जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका इससे मौर्य वंश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया यूनानी साहित्य के बारे में। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर है चीनी साहित्य। चीनी साहित्य में जो चीनी लेखकों के द्वारा लिखे गए, चीनी लेखक फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग आदि चीनी यात्री हमारे देश में आए। इन्होंने भारत में आकर के जो कुछ देखा उसको अपनी यात्रा वृत्तांतों में लिखा और उससे हमें भारत के इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि फाहियान के यात्रा वृत्तांत से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, फाहियान के यात्रा वृत्तांत से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है और उस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें फाहियान की यात्रा वृत्तांत से मिलती है। इसके बाद हेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन
के शासनकाल में भारत आया। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत, उसका नाम था सियूकी। सियूकी, सियूकी। इंसान के यात्रा वृत्तांत का नाम था सियूकी। सियूकी। इससे हमें हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इत्सिंग 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 681 ईस्वी तक भारत आया और साथ ही भारतीय संस्कृति व समाज की जानकारी भी इस के लेखन से हमें मिलती है। इत्सिंग के से हमें भारतीय धर्म और संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार चीनी साहित्य का भी भारतीय इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान है। इससे गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, 7वीं सदी के उत्तरार्ध के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं हम तिब्बती वृत्तांत के बारे में। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ के द्वारा रचित आंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया है। इसके अलावा अरबी लेखकों के इतिहास को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तिब्बती साहित्य में तारानाथ के द्वारा रचित अंग्यूर और तंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा अल-मसूदी की मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक तथा अल-बरूनी की तारिख उल हिंद, इससे भारतीय धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तारिख उल हिंद से, तारिख उल हिंद। हिंद से भारतीय धर्म, कला, तारिख उल हिंद, अल-बिरूनी द्वारा रचित। इससे भारतीय धर्म, कला, विज्ञान, साहित्य, मापजोख आदि की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये विदेशी साहित्य का भारतीय इतिहास को जानने में योगदान के बारे में अपन ने पढ़ा। ये भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दोबारा बता दूं मैं, यूनानी साहित्य है, चीनी साहित्य है और तिब्बती साहित्य और अरबी वृत्तांत आदि से हमें भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला जो अपना साहित्यिक स्रोत में जो अगला टॉपिक है, धार्मिक साहित्य के बारे में अपन ने पढ़ लिया, धर्मेतर के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब है वंशावली। वंशावली के बारे में अपन पढ़ेंगे। वंशावली क्या होती है और यह कैसे लिखी जाती थी और इनका इतिहास लेखन में क्या योगदान है। वंशावली देखो क्या होती थी, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। वंशावली
वंशावली ये जागाओं के द्वारा, जागाओं, भाटों, पंडव, रावजी, बड़वा आदि के द्वारा घर घर जाकर वहियों में लिखी जाती थी। इतिहास को जानने में वंशावलियों का बहुत बड़ा महत्व है और ये प्रमाणित दस्तावेज भी है। वंशावली हमारी भारत सरकार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा वंशावलियों को साक्ष्य रूप में मान्यता दी है, के रूप में मान्यता दी है। अब अगला प्रश्न जो यहाँ पर है वो ये है कि वंशावलियों का इतिहास लेखन में क्या योगदान है। तो वंशावलियों का इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले नंबर 1 योगदान है कि वंशावली से का इतिहास लेखन में योगदान। वंशावलियों से किसी व्यक्ति के मूल निवास स्थान, तथा पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 2 वंशावली से व्यक्तियों के कुल, गोत्र, आचार विचार, रीति रिवाज, परंपरा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 3 वंशावली से पूर्वजों के व्यवसाय तथा उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 4 धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने में भी वंशावलियों का बहुत महत्व है, क्योंकि वंशावलियों के द्वारा धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी जड़ों से परिचित कराया जाता है ताकि उनमें आपस में प्रेम सौहार्द की भावना उत्पन्न हो सके। तो इस प्रकार से इतिहास लेखन में वंशावलियों का बहुत बड़ा महत्व है।
इनके बारे में मैंने आज आपको बताया। अब अपन इतिहास के दूसरे स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा प्लस तत्व। पुरा प्लस तत्व, पुरा माने होता है प्राचीन, तत्व यानी प्राचीन तत्वों से प्राप्त जानकारी जो खुदाई में मिलते हैं। इनमें कौन कौन से स्रोत शामिल हैं, जैसे कि सिक्के, मोहरे, मृदभांड, खिलौने, आभूषण, सड़कें, नालियाँ, भग्नावशेष आदि, ये सब पुरातात्विक स्रोत है। और इनके अलावा और आगे है अभिलेख, शैलचित्र आदि। तो इनका बहुत बड़ा महत्व है इतिहास लेखन में। मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मोहरे, मृदभांड, खिलौने, आभूषण, सड़कें, नालियाँ, भग्नावशेष आदि, किले, महल, खंडर, मंदिरों के अवशेष, मूर्तियाँ आदि। मृदभांड संस्कृति, मृदभांड परंपरा, मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन। तो 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृति पाई गई हमारे यहाँ पर। गेरुए रंगयुक्त मृदभांड संस्कृति, गेरुए रंगयुक्त मृदभांड संस्कृति। नंबर 2 है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। नंबर 3 काले व लाल रंग की। और चौथे नंबर पर है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। इतिहास लेखन में इन मृदभांड संस्कृतियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं इतिहास के स्रोतों में अभिलेख के बारे में। अभिलेख, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। अभिलेख किसे कहते हैं? कठोर धातुओं और सतहों, कठोर धातुओं, सतहों और शिलाओं पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख कहलाते हैं। हमारे देश में सबसे पहले अभिलेख सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए। इतिहास लेखन में अभिलेखों का बहुत बड़ा योगदान है। ये क्वेश्चन भी है कि इतिहास लेखन में क्या योगदान है, तो अभिलेखों का बहुत बड़ा योगदान है। अभिलेखों से अभिलेख लिखवाने वाले राजा के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उनके राज्य विस्तार, उनके शासन प्रबंध आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे कि सम्राट अशोक के अभिलेखों से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेखों से उनके बारे में जानकारी मिलती है। शासक रुद्रदामन के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से इन अभिलेखों का इतिहास लेखन में बहुत बड़ा महत्व है।
अशोक के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें अभिलेखों से ही मिलती है। उसके बारे में और बहुत सारे लेख लिखवाए गए, जैसे मूर्ति लेख, शिलालेख आदि मूर्तियों पर चित्र लिखे होते थे और आदि पर राजा महाराजाओं के बारे में लिखा होता था। तो ऐसे अभिलेख भी लिखवाए गए, जैसे कनिष्क के द्वारा मूर्ति अभिलेख लिखवाए गए जो मथुरा में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों के बारे में। एक क्वेश्चन भी है कि इतिहास लेखन में सिक्कों का क्या महत्व है। इतिहास लेखन में सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान है। सिक्के पुरातात्विक स्रोत है। सिक्कों से सिक्के बनवाने वाले राजा के राज विस्तार, उनके द्वारा किए गए युद्ध, उनकी धार्मिक नीतियाँ, उनके शासन प्रबंध और उनके द्वारा किए गए जनोपयोगी कार्यों के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। और उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी भी हमें सिक्कों से मिलती है। और राजाओं की रुचियों के बारे में सिक्कों से जानकारी मिलती है। जैसे कि गुप्त काल के एक सम्राट समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे इस बात का पता चलता है कि राजा समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा शौकीन था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन में सिक्कों का और मोहरों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद अपन पुरातात्विक स्रोतों की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो शैल चित्रों का योगदान क्या था, शैल चित्रों के बारे में पढ़ते हैं अपन। ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन में है। शैल चित्र का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर पर बने चित्र। पत्थर पर बने चित्र यानी प्राचीन काल में जो मानव था वो गुफाओं में, कंदराओं में रहता था और उनके द्वारा गुफाओं में जो चित्र बनाए गए, पत्थर की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए, उनको शैल चित्र कहा जाता है। उनसे हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की, धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। और ऐसे शैल चित्र भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, भीमबेटका, पंचमढ़ी आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में ऐसे शैल चित्र कोटा के पास अलनिया, दरा, बनास नदी के किनारे आदि जगह से प्राप्त हुए हैं। इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताया, जिनमें साहित्यिक स्रोतों में मैंने धार्मिक स्रोत और धर्मेत्तर साहित्य, वंशावलियों का महत्व आदि के बारे में बताया। इसी के साथ पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताया मैंने। पुरातात्विक स्रोतों में भग्नावशेष, मृदभांड संस्कृतियों के अभिलेख, सिक्कों का महत्व और शैल चित्रों के महत्व के बारे में आपको मैंने बताया। ये परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको इसमें बताए, 1-1 नंबर के और 4 नंबर के। आप सभी इनको ढंग से समझें, देखें वीडियो को, और कहीं कोई दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर लिख रखे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।